दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक कमाल की सीरीज लर्नवत मर्डर्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक हायर रैंक के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो अपने जूनियर्स को किसी भी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कैसे किया जाता है यही सब समझा रहे थे। वो बताते हैं कि मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के अलग अलग पैटर्न होते हैं, इसलिए हमें हर चीज पर ध्यान देना चाहिए, भले ही वो चीज छोटी मोटी क्यों ना हो। वहीं हमें पता चलता है कि इन्हीं ऑफिसर ने रमन राघव जैसे सीरियल किलर को भी पकड़ा था, इसलिए आज इनका नाम इतना फेमस है और हर कोई इनको अपना आइडल मानता है, क्योंकि ये क्रिमिनल साइकोलॉजी भी समझते हैं। इसके बाद हम एक औरत को खेत में देखते हैं, जो जैसे ही मुड़ती है कोई उसे जान से मार डालता है, और हमें पता चलता है कि ये औरत 7वीं विक्टिम है, यानी इससे पहले इस गाँव में 6 खून पहले भी हो चुके हैं। फिर गाँव में रात को जब सब लोग उस औरत को ढूंढने निकलते हैं, तो खेत में लाश को देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। इधर हम उन्हीं बड़े ऑफिसर को, जिनका नाम रमाकांत है, उन्हें एक बड़े नेता के साथ देखते हैं। रमाकांत को नेता ने ही बुलाया था, जो रमाकांत से कहते हैं कि मानवत गांव में हम सीआईडी तक भेज चुके हैं, लेकिन खूनी का अभी तक पता नहीं चल पाया, और अब तो 7 खून हो गए हैं, इसलिए अब आपको ही जाकर ये केस सॉल्व करना पड़ेगा, वरना हमारी काफी बदनामी हो जाएगी। जिस पर रमाकांत जाने के लिए मान जाता है। फिर घर आकर रमाकांत अपनी फैमिली से बताता है कि मुझे कल ही मानवत निकलना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट केस है, और फिर वो अपनी बीवी और बेटियों से मिलकर चला जाता है। इसके बाद जब रमाकांत और उसका साथी ट्रेन से मानवत गांव जा रहे होते हैं, तो रमाकांत का साथी वकट कर पूछता है कि आपको इस केस के बारे में क्या क्या पता है, कुछ तो बताइए। जिस पर रमाकांत बताता है कि 4 नाबालिग लड़कियों का और 3 औरतों का फरसे से खून किया गया है, और फिर उनके प्राइवेट पार्ट को भी जख्मी किया गया है, जिसमें से शायद खून निकाला गया होगा, इसलिए केस बहुत ही खतरनाक है। ये एक तरह का जादू टोने का केस भी लग रहा है, जो सुनकर रमाकांत का साथी डर जाता है। खैर, इसके बाद ये दोनों मानवत गाँव पहुँचते हैं, जहाँ दामोदर नाम का पुलिस वाला इनका स्वागत करता है, और उसकी बातों से समझ आता है कि यहाँ भी रमाकांत का नाम काफी फेमस है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कहानी 1980s के टाइम की है, इसलिए उस टाइम पर सेलफोन वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं थे। इसके बाद ये सब यहाँ से जाने लगते हैं, तभी एक आदमी आकर रमाकांत से कहता है कि साहब, आप केस तो सॉल्व करने आ गए हो, पर अपनी जान का भी ख्याल रखना। जो बात रमाकांत को काफी अजीब लगती है। खैर, अब रास्ते में जाते हुए पुलिस वाले बताते हैं कि इस गाँव में मर्डर्स के बाद तो लोग पुलिस को जरा भी भाव नहीं देते, उन्हें लगता है कि हम पुलिस वालों के बस का कुछ भी नहीं है, इसलिए केस सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तब रमाकांत पूछता है कि इस केस के सिलसिले में 2 लोगों को तो पकड़ा हुआ था ना, उनका क्या हुआ? जिस पर एक पुलिस वाला बताता है कि वो थे उत्तम राव और रुक्मणी बाई। इसमें से उत्तम राव गरीबी में पला बड़ा, फिर राजनीति में घुसा, और अब इसी के बदौलत काफी पैसे भी कमा लिए हैं। उत्तम राव की पहली बीवी से उसे जयंत नाम का लड़का है, जो कि उसके साथ नहीं रहता। हालांकि इसके बाद ज्यादा पैसे कमाने के लिए उत्तम राव ने रुक्मणी के साथ देशी शराब बनाने का धंधा चालू किया था, क्योंकि रुक्मणी की अपनी जात के लोगों में काफी चलती है। जिसके बाद उत्तम राव ने रुक्मणी से शादी कर ली और दोनों साथ ही रहते हैं। फिर हम उत्तम राव को देखते हैं, जो रुक्मणी के पेट पर मालिश कर रहा होता है। तभी वहाँ एक वकील आता है और ये दोनों उससे मिलने बाहर आते हैं। इधर रमाकांत सीधा थाने आता है और पूछता है कि उत्तम राव और रुक्मणी को किस बेसिस पर गिरफ्तार किया गया था। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि पूरे गाँव में ये चर्चा है कि उनके घर पर जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे खजाना है, और जब भी कोई कत्ल होता था तो लोगों को उसके घर में से किसी रिचुअल के करने की आवाज आती थी, इसलिए सबको लगा कि उन्होंने ही कत्ल किए हैं। पर हमें उन्हें अरेस्ट करने के बाद छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई भी गवाही देने के लिए नहीं आया। ये उत्तम राव पैसे वाला है, इसलिए लोग इससे दबकर रहते हैं। साथ ही जब वो दोनों लॉकअप में थे, तब भी 3 खून हुए थे, इसलिए बिना किसी सबूत के उन्हें छोड़ दिया गया। पर हमने हार नहीं मानी और उन्हें मानवत गाँव से दूर हाउस अरेस्ट दिलवा दिया, ताकि वो यहाँ आ ना सके। इधर रुक्मणी बाहर आते ही वकील पर भड़क जाती है कि हम लोग मानवत कब तक जाएंगे, जो करना है जल्दी कर। जिस पर वकील बताता है कि पिटीशन डाली है, जल्दी कुछ हो जाएगा। वैसे आपका दारू का धंधा तो रुक्मणी की बहन सामिंद्री काफी अच्छे से चला रही है, तो इतनी जल्दी क्या है जाने की। इस पर उत्तम राव कहता है कि मुझे कैसे भी करके मानवत जाना है, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। हालांकि लोगों ने पेपर में पढ़ लिया था कि रमाकांत नाम का बड़ा ऑफिसर इस केस को सॉल्व करने आया है। अब यहाँ रमाकांत और उसके साथी खाना खाते हैं, और रमाकांत कहता है कि कल सुबह हम सीधा थाने में मिलेंगे और केस पर काम चालू कर देंगे। फिर सुबह होते ही रमाकांत अपने रूम में कपड़े सेट करके सीधा थाने के लिए निकल जाता है, और वहाँ उस घर को संभालने वाले आदमी से उसके कमरे में ताला लगाने को कहता है। वही रमाकांत के वहाँ से जाते ही हम एक आदमी को देखते हैं, जो हाथ में कुछ लिए था, और वो सीधा रमाकांत के पीजी की तरफ चला जाता है। इधर रास्ते में रमाकांत पुलिस वालों से पूछता है कि उत्तम राव देसी शराब बेचता कैसे है, जिस पर दामोदर बताता है कि उसका नेटवर्क पक्का है, जिसे कोई पकड़ नहीं पाता। फिर रमाकांत जब थाने आता है, तो यहाँ ऑफिसर उसका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। जो बात रमाकांत को अच्छी नहीं लगती
सकती। वो कहता है कि यहाँ मर्डर्स हुए जा रहे हैं और आप सब इन सब में पड़े हो। फिर वो सबसे तुरंत इस केस की फाइल लेकर जांच करने को कहता है और ये लोग जहाँ पहला मर्डर हुआ था वहाँ जाने लगते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ 8 साल की बच्ची अपना काम कर रही थी। तभी कोई आकर उसे जान से मार डालता है और हमें पता चलता है कि यही पहली विक्टिम थी। अब प्रेजेंट में इस केस की फाइल पढ़कर रमाकांत अंदाजा लगाता है कि जब वो बच्ची अपना काम कर रही थी वहाँ उसने उसे मार डाला और 2 दिन तक बॉडी वहीं रखी और फिर इस एरिया में लाकर फेंक दिया। तभी वकटकर कहता है कि ये गांव बहुत छोटा है, कोई बाहर से आदमी आता तो गांव वाले पहचान लेते, यानी कोई गांव वाला ही ये मर्डर कर रहा है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के चेहरे पर काफी वार थे जिससे उसे पहचानने में काफी प्रॉब्लम हुई थी। तभी रमाकांत की नजर एक बड़े से पत्थर पर जाती है और प्रांजय बताता है कि एक तरह के देवता हैं जिन्हें मानते सब हैं पर कोई इनकी पूजा नहीं करता। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब इस गांव पर निजाम ने हमला किया था तो गांव के अमीर लोगों ने अपना सारा खजाना ऐसे ही पत्थरों के नीचे दबाया था, इसलिए पहचान के लिए ऐसे पत्थर लगा दिए गए थे ताकि लोग इसे मंदिर समझें। तब रमाकांत पूछता है कि गांव में जादू टोना करने के लिए कौन फेमस है, जिस पर दामोदर काचू पाकू का नाम लेता है। साथ ही वो बताता है कि हमने उसे पूछताछ के लिए पकड़ा भी था पर उससे हमें कुछ पता नहीं चला, जिस पर रमाकांत कहता है कि उसे कल थाने लाओ, मैं उससे बात करूंगा। इसके बाद हम रात को एक बच्ची को देखते हैं जो अपने घर में आ रही थी। तभी एक आदमी उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है जिससे लड़की शोर मचाती है और पूरे गाँव वाले उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। तभी यहाँ रमाकांत को भी उसके साथ ही ले जाने आते हैं कि एक आदमी ने बच्ची पर अटैक किया है, जिस पर रमाकांत वहाँ चल देता है। इधर गाँव वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया था और वो उसे जिंदा जलाने वाले थे। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में जैसे ही एक आदमी उसे जिंदा जलाने वाला था तभी रमाकांत पहुंचकर उसे बचा लेता है और सीधा थाने ले आता है। हालांकि हम भीड़ में देख पाते हैं कि एक औरत ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। अब उस आदमी को इंटरोगेशन रूम में रखते हैं जिसके सामने रमाकांत चुपचाप बैठा था। वहीं बाहर दामोदर वकेटकर से पूछता है कि सर अंदर क्या कर रहे होंगे। तब वकेटकर बताता है कि वो किसी भी क्रिमिनल को मारते नहीं हैं बल्कि नए नए तरीके से उससे सच उगलवाते हैं, क्या पता ये आदमी भी सर को सच बताने वाला हो। इसके बाद हम अंदर देखते हैं कि ये आदमी बहुत बुरी तरह रो रहा है और वो कहता है कि साहब मैंने किसी को नहीं मारा, वो तो बस मुझे वो बच्ची पसंद आ गई थी। तब रमाकांत को पता चलता है कि ये आदमी पीडोफाइल है, इसलिए वो बाहर आकर उसके ऊपर बच्ची उठाने की धारा लगवाकर अंदर करवा देता है। फिर एक पुलिस वाला बताता है कि वो गया बाई के मरने के बाद रिपोर्ट में पता चला था कि उसके जख्मों पर कॉटन पाई गई थी जिसकी क्वालिटी नॉर्मल से काफी अच्छी थी, और जब मैंने पता किया तो तमराव के खेतों में ऐसी क्वालिटी का कॉटन मिलता है। जो सुनकर रमाकांत भी हैरान हो जाता है। इधर उत्तम राव रुक्मणी बाई के साथ रोमांस कर रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे तेरी बहन पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं जयंत को बोलूंगा मेरा धंधा संभालने के लिए, जो बात रुक्मणी को अच्छी नहीं लगती। तभी रुक्मणी रोने लगती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो माँ बनने के लिए काफी ज्यादा तड़पती है पर उसे ये सुख नहीं मिल पा रहा, जिसके बाद वो जाकर एक पूजा करने लगती है। इधर हम उत्तम राव के घर पर, जो कि फिलहाल रुक्मणी बाई की बहन सामिंद्री संभालती है, वहाँ परांजे को देखते हैं। तभी सामिंद्री आती है और परांजे को पैसे देती है। तब हमें पता चलता है कि ये तो वही लेडी है जो उस दिन सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी और वो परांजे को दारू के धंधे पर रेट न मारने के लिए पैसे खिलाती है। यहाँ परांजे सामिंद्री से कहता है कि उस काचू पाकू से दूर रहना, उस पर भी बड़े साहब की नजर है, जिस पर सामिंद्री कहती है कि मुझे उससे क्या ही लेना देना। फिर सामिंद्री अपनी बेटी कमली को लेकर सोने चल देती है। हालांकि कमली को अक्सर ही डरावने सपने आते हैं, इसलिए वो ठीक से सो नहीं पाती। इधर रात को थाने में दामोदर के पास नवाथे आता है। वो बताता है कि मैंने उन सारे मंदिरों को पता लगा लिया है जो रमाकांत सर ने कहा था, और वो टोटल 11 मंदिर हैं जहाँ बड़े बड़े पत्थर गड़े हैं। तब ये देखकर सब नवाते की तारीफ करते हैं। इधर सामिंद्री के पास एक आदमी आता है जो कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, असर भी जल्दी देखने को मिलेगा। और हमें पता चलता है कि ये तो काचू पाकू है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, और ये आदमी सुबह के समय रमाकांत के पीजी की तरफ भी गया था किसी काम से। खैर सामिंद्री उसे पैसे देकर कहती है कि तू कुछ दिन छुप जा वरना पुलिस तुझे उठा ले जाएगी, जो सुनकर काचू पाकू चला जाता है। अब अगले दिन रमाकांत दूसरी लड़की के मर्डर स्पॉट पर आता है जहाँ एक लड़का बताता है कि शकीला के मरने से पहले मैंने उसे यही देखा था जो इमली तोड़ रही थी। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोई शकीला को ब्रेड देता है खाने के लिए, फिर उसे गला घोटकर मार डालता है। अब प्रेजेंट में रमाकांत काफी सारी जगह की तहकीकात करता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर एक आदमी से बात करने पर उसके सामने श्रीरंगा भराटे का नाम सामने आता है। हालांकि जब ये लोग जा रहे होते हैं तब रमाकांत नोटिस करता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, इसलिए वो दामोदर से उस आदमी को दिखाकर उसका पता लगाने को कहता है। फिर जैसे रमाकांत कार में बैठता है उसे एकदम से चक्कर आते हैं, पर इसके बावजूद वो जांच पर चला जाता है। इसके बाद हम एक टीचर को देखते हैं जो गांव में छोटा सा स्कूल चलाती है, और यहाँ सामिंद्री अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने आई थी। तब टीचर सामिंद्री से बात करने लगती है,
उसी समय टुकिया नाम का लड़का आता है जो टीचर से बात करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टुकिया पहले हाफ मर्डर के इल्जाम में जेल गया था और वो टीचर से कहता है कि मुझे तो बस मुंबई जाना है हीरो बनने के लिए। खैर यह रमाकांत श्रीरंगा के कारखाने में आता है उससे पूछताछ करने के लिए, जिस पर श्रीरंगा बताता है कि मैंने बस काचू पाकू के कहने पर खेत में विधि की थी ताकि मुझे खजाना मिल जाए, पर मैंने किसी को मारा नहीं और न ही मुझे कोई खजाना मिला। तब रमाकांत पुलिस वालों से पूछता है कि वो काचू पाकू अभी तक मिला क्यों नहीं, लेकिन पुलिस वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यहाँ श्रीरंगा ये भी बताता है कि काचू पाकू ने मुझे कहा भी था कि खजाना पाने के लिए खेत पर औरत का खून चढ़ाना होगा, लेकिन मैंने उसकी नहीं मानी। अब रात को सावित्री अपनी बेटी कमली को ढूंढने लगती है जो घर से गायब थी। वहीं यहाँ रमाकांत जब अपने रूम में होता है तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और जैसे ही वो बेड के नीचे देखता है तो वहाँ एक काले जादू का गुड्डा था, यानी रमाकांत पर भी किसी ने काला जादू करने की कोशिश की है और हो सकता है कि ये कच्चा पाकू का ही काम हो, क्योंकि वही तो रमाकांत के रूम की तरफ गया था। इधर अब सावित्री को अपनी बेटी कमली मिल जाती है जो कुछ ड्रॉ कर रही थी। तब वो देखते ही सावित्री उसकी ड्राइंग फाड़ देती है और कमली को लेकर चल देती है। इसके बाद हम रुक्मणी को देखते हैं जो किसी प्रकार का रिचुअल कर रही थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एक दूध वाले को जाता देखते हैं जिसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ता है और पत्थर पर से लगने से उसकी मौत हो जाती है। इधर रमाकांत वो गुड़िया वकटकर को देता है और वकटकर घर को संभालने वाले आदमी से पूछता है कि ये गुड़िया यहाँ आई कैसे, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने तो उस दिन ताला लगाया था लेकिन जब मैं बाद में आया तो यहाँ ताला खुला था। ये बात मैं आपको बताना भूल गया, शायद कोई रख गया होगा। वहीं पर ये लोग उस दूध वाले की मौत के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। खैर अब हम देखते हैं कि रमाकांत की थोड़ी तबीयत खराब है जिसको दवाई देकर डॉक्टर कहता है कि आप बीमार पड़ने पर मेरे पास आए हैं सर। लेकिन गांव के सारे लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो वो तांत्रिक के पास भागते हैं जैसे उन्हें कोई भूत चिपटा हो। इधर दामोदर जाकर दूध वाले की लाश को देखता है और उसे दूध के कनिस्तर में कच्ची शराब छुपी मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये आदमी उत्तम राव के यहाँ काम करता होगा। फिर और लोगों से पता करने पर इनके सामने जानकी डेयरी का नाम आता है जहाँ दूध की आड़ में कच्ची शराब बन रही है। तब दामोदर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहीं निकल जाता है। इधर एक पुलिस वाला बताता है कि मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि आज उत्तम राव की सुनवाई है और वो केस जीत गया तो उसे मानवत में आने की परमिशन मिल जाएगी। यहाँ दामोदर अब सीधा जानकी डेयरी में आ जाता है और चुपके से सब देखने लगता है, जहाँ पर सावित्री सारे आदमियों से काम करवा रही थी और वहीं दारू की भट्टी चल रही थी। फिर हम रमाकांत को देखते हैं जो अभी भी उस गुड़िया को लेकर परेशान था कि आखिर ये यहाँ रखा किसने। अब दामोदर थाने आकर कुछ हवलदारों से बात करने लगता है जो परांजे देख लेता है और फिर वो अपने खास हवलदार अंबादास को बुलाकर पूछता है कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है, जिसका अंबादास को पता नहीं था। इधर रमाकांत श्रीरंगा के पास पूछताछ के लिए दोबारा आया था और वो कहता है कि कैसे भी करके तुम काचू पाकू को अपने पास बुलाओ, हमें उसे पकड़ना ही होगा। ये सुनकर श्रीरंगा मना कर देता है कि काचू पाकू तांत्रिक है, मैं उससे दुश्मनी नहीं ले सकता, अगर उसने मुझ पर ही काला जादू कर दिया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन रमाकांत श्रीरंगा को जेल में डालने की धमकी देता है। तब श्रीरंगा मान जाता है। अब रात को दामोदर परांजे के पीछे कुछ कांस्टेबल से कहता है कि हमें जानकी डेयरी में कल रेड मारनी होगी क्योंकि कल परांजे के साथ रमाकांत और वकटकर सर एक मिशन पर जाएंगे और यही अच्छा मौका होगा वहाँ रेड मारने का और इसी से हम सबका प्रमोशन होगा। फिर दामोदर से आकर अंबादास मिलता है और उससे कहता है कि मैं आपका साथ इस प्लान में दूंगा, पर कभी परांजे इस मामले में फंसे तो आप मुझे बचा लेना, जिस पर दामोदर मान जाता है। अब अगली शाम को रमाकांत कुछ पुलिस वालों को लेकर एक जंगल में आता है जहाँ श्रीरंगा ने काचू पाकू को एक आदमी के जरिए पूजा करवाने के लिए बुलाया था। तब ये सब झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं काचू पाकू को पकड़ने के लिए। वहीं यहाँ दामोदर जानकी डेयरी पर रेड मारने का पूरा प्लान सबको बता रहा था। इसके बाद रात को काचू पाकू श्रीरंगा से मिलकर एक रिचुअल करवाने लगता है। वहीं जानकी डेयरी पर दामोदर रेड मारकर सावित्री को अरेस्ट कर लेता है और सारा माल भी जब्त कर लेता है। वहीं जब काचू पाकू तंत्र साधना कर रहा था तभी परांजे को सांप दिखता है और वो टॉर्च जला देता है, जो देखकर काचू पाकू वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर रमाकांत परांजे को खूब डांटता है कि एक लीड मिली थी वो भी हाथ से निकल गई। इधर जानकी डेयरी पर सावित्री कहती है कि ये डेयरी मेरी नहीं है और न ही उत्तम राव की है, ये तो बस ये औरत चलाती है। तब वो लेडी पूरा धंधा संभालने का जिम्मा अपने सर पर ले लेती है और दामोदर परेशान हो जाता है कि मैं अब सर से क्या कहूँगा क्योंकि उत्तम राव का तो इस धंधे में कहीं नाम ही नहीं आया। इधर जब ये बात उत्तम राव को पता चलती है कि उसकी दारू की भट्टी पर पुलिस ने रेड मारी तो उसका सावित्री को लेकर रुक्मणी बाई से झगड़ा हो जाता है और वो उसे बच्चे न कर पाने का ताना भी मारता है, जो कि रुक्मणी को बहुत बुरा लगता है। अब अगले दिन ये लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि काचू पाकू पुलिस के हाथों से भाग निकला। इस पर पुलिस वालों की काफी बदनामी हुई है, जिस पर परांजे कहता है कि ये अखबार उत्तम राव को चचेरा भाई चलाता है, वह ये सब लिखता है। तभी दामोदर बोल पड़ता है कि जब मैंने जानकी डेयरी पर रेड मारी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमने तो पहले ही परांजे को
को हफ्ता दे दिया है, जो सुनकर परांजय इसके लिए मना कर देता है। तभी रमाकांत दामोदर पर ही भड़क जाता है कि तुम्हें वहाँ रेड मारने के लिए किसने कहा था। अब वो उत्तम राव और सतर्क हो गया होगा, क्योंकि डेयरी चलाने का इल्जाम तो उनकी नौकर शीशा बाई ने ले लिया। तभी वहाँ दूसरा पुलिस वाला आकर बताता है कि हम केस हार गए और अब उत्तम राव अपनी बीवी के साथ मानवत की कोठी में आ जाएगा। जिसके बाद हम उत्तम राव रुक्मणी बाई को देखते हैं, जो अपने घर आ गए थे, और यहाँ आते ही रुक्मणी बाई सीधा अपने आंगन के पीपल के पेड़ की पूजा करने लगती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में वही पत्रकार रमाकांत से आकर मिलता है, जो यहाँ की हर खबर छापता था। वो कहता है कि आप थोड़ा और दूर की सोचिए, अभी तो आपको काफी लोगों को पकड़ना है। ये कहकर वो चला जाता है। इधर जब उत्तम राव को सामग्री चाय देने आती है, तो वो उसी से बदतमीजी करने लगता है, जो रुक्मणी बाई देखकर उसे अंदर जाने को कहती है। फिर वहाँ बैठा वकील कहता है कि अभी कुछ दिन ये दारू की भट्टी का धंधा रोक दो, वरना वो रमाकांत इस बार नहीं छोड़ेगा। लेकिन रुक्मणी पैसे के लालच में रुकने को तैयार नहीं थी। अब हम उसी टीचर को देखते हैं जिसे तुक्या मिलने आता है, और ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। इधर थाने में रमाकांत उन्हीं पत्थर वाले देवता के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसके आसपास ही सारी लाशें मिली हैं, इसलिए इन्हें इसी का पता लगाना है। तभी दामोदर आकर बताता है कि सर, उस दिन जो आदमी आपने मुझे दिखाया था ना, उसका नाम शंकर है, और वो हर जगह आ रहा है जहाँ जहाँ हम छानबीन करते हैं। तब रमाकांत सीधा नवाथे के पास आता है और कहता है कि तुम्हें शंकर के ऊपर नजर रखनी है, वो भी गाँव वालों के बीच में रहकर, जिस काम पर नवादे निकल जाता है। हालांकि तभी वहाँ नवादे को परांजय पकड़ लेता है कि तुमसे सर ने क्या कहा, पर नवादे उसे कुछ भी नहीं बताता। खैर अब रमाकांत के पास अंबादास मिलने आता है, और वो उसे एक लेटर देने ही वाला था, लेकिन वो परांजय को वहाँ आता देख लेता है और चुपचाप लेटर अपनी जेब में रख लेता है, यानी इस लेटर में कुछ तो छुपा है। इसके बाद यहाँ तुक्या टीचर के साथ घूम रहा होता है और बातों बातों में हीरो बनने की इच्छा जाहिर करता है। साथ ही वो बताता है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद हम पास्ट में एक औरत को पानी भरते हुए देखते हैं, जिसको कोई कुल्हाड़ी से आकर मार डालता है, और हमें पता चलता है कि ये तीसरी विक्टिम है। फिर प्रेजेंट में ये लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें सबसे अजीब बात ये थी कि पहले तो 2 छोटी बच्चे को मारा गया, लेकिन इस बार 35 साल की औरत मरी, और उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकाला गया था, जो काफी अजीब था। इसके बाद ये लोग चौथे विक्टिम के क्राइम स्पॉट पर जाने लगते हैं। वहीं नवादे शंकर का पता लगाकर उस पर नजर रखनी शुरू कर देता है। फिर हम पास्ट में चौथी विक्टिम नजीमा को देखते हैं, जिसे कोई लिफ्ट देता है और फिर उसे मार डालता है। अब प्रेजेंट में पुलिस वाला बताता है कि नजीमा को मारकर भी वही सब किया गया था जो पुराने मर्डर में हुआ था, लेकिन इस बार सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि नजीमा की गर्दन ही गायब थी, और यहाँ तक कि उसकी छाती का मांस भी गायब था, जो सुनकर रमाकांत के भी होश उड़ जाते हैं कि कोई इतना खूंखार कैसे हो सकता है। तभी हम देखते कि रमाकांत पर शंकर नजर रखे हुए है और उसके ऊपर नवादे की नजर है। वहीं यहाँ रमाकांत ये अनुमान लगाता है कि ये जो भी मर्डर पत्थरों के पास हुए हैं वो एक रिचुअल से रिलेटेड हैं, जो हो सकता है कि कोई खजाना पाने के लिए कर रहा हो। इसके बाद हम शंकर को देखते हैं, जो मंदिर पर जाकर बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़ा रहता है, और उसके पीछे पीछे नवादे भी लगा था। इधर अब उत्तम राव अपनी माँ को खाना खिला रहा होता है। साथ ही ये लोग रमाकांत के बारे में बात करते हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसे मरवा दो, जो सुनकर उत्तम राव उसे चुप करा देता है। इधर परांजय को उसका ट्रांसफर लेटर मिल जाता है, जिसके बारे में वो रमाकांत से बात करता है और कहता है कि भले ही मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा हो, पर मैंने खूनी का कभी साथ नहीं दिया। तभी वह उत्तम राव का फोन आता है और वो रमाकांत को मिलने के लिए घर बुलाता है। तब रमाकांत सीधा उत्तम राव के घर आता है, जहाँ वो देखता है कि पीपल के पेड़ की पूजा की गई है। फिर उत्तम राव आकर बताता है कि आज हमने छोटी सी पूजा रखी थी, और वो उसे प्रसाद देने लगता है। तब पहले तो रमाकांत मना करता है, लेकिन फिर रुक्मणी बाई के कहने पर खा ही लेता है। फिर उत्तम राव कहता है कि साहब, आप कैसे भी करके खूनी को पकड़िए, क्योंकि सब लोग हमें खूनी समझते हैं और हमारा नाम भी खराब हो रहा है। इधर हम वकटकर को देखते हैं, जो पुलिस वालों के साथ जाकर काचू पाकू के अड्डे पर पहुंच जाता है और उसे पकड़कर सीधा थाने लाने लगता है। वहीं थाने में रमाकांत के पास अंबादास आता है, जो कहता है कि सर, मैं आपको ये लेटर देना चाहता हूँ, जो 2 मर्डर होने के बाद आया था, पर उस समय परांजय सर को ये मजाक लगा और उन्होंने मुझे ये जलाने को कहा था, पर इसे मैंने अपने पास ही रख लिया, शायद ये आपके काम आ जाए। फिर रमाकांत जब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि अभी तो 2 भयानक घटना हो चुकी है, पर ये तो शुरुआत है और ये मामला इतनी जल्दी नहीं थमेगा। साथ में नीचे एक अजीब सा मंत्र भी लिखा था, और हम समझ पाते हैं कि ऐसा मंत्र तो उत्तम राव की माँ बड़बड़ाती थी। फिर वकटकर काचू पाकू को पूरे गांव में घसीटता हुआ थाने लेकर आता है, और वहाँ रमाकांत भी गुड़िया लेकर थाने पहुँच जाता है, क्योंकि उसके मन में काफी सारे सवाल थे। हालांकि थाने पहुंचकर रमाकांत सबसे कहता है कि काचू पाकू को फिलहाल के लिए अंदर ही पड़ा रहने दो, मैं उससे आराम से बात करूंगा। वहीं हम शंकर को देखते हैं, जो शराब लेने आता है, पर पूरे पैसे न होने के कारण उसे शराब नहीं मिलती। तब शंकर चुपचाप चला जाता है। वहीं काचू पाकू कमरे में पड़े पड़े परेशान हो गया था। इधर जंगल में आकर शंकर रोने लगता है और उससे दोस्ती करने नवादे आता है,
जो उसे शराब भी ऑफर करता है। तब पहले तो शंकर मना करता है, लेकिन फिर वो शराब पी ही लेता है। फिर शंकर कहता है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ क्योंकि इसी शराब के कारण गाँव में सारे खून हुए हैं, और वो आगे कुछ बता पाता इससे पहले वो शराब के नशे में ही बेहोश हो जाता है। इधर थाने में काचू पाकू डर के मारे दरवाजा पीटने लगता है, पर कोई भी पुलिस वाला उस पर ध्यान नहीं देता। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम नवादे को रमाकांत के पास देखते हैं, जहाँ नवादे बताता है कि उस शंकर से मैंने बात की और उसने नशे में बताया कि ये मर्डर सिर्फ 15 रुपए और दारू के कारण हुए हैं। तब रमाकांत नवादे को डांटने लगता है कि तुम्हें शंकर पर नजर रखनी थी, उससे बात करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। फिर वो नवादे को अब थाने में काम करने को कहते हैं कि अब तुम किसी पर नजर नहीं रखोगे। इसके बाद रमाकांत काचू पाकू से मिलने जाता है, पर काचू पाकू को देखकर वो चुपचाप बाहर आ जाता है और बाकी पुलिस वालों से कहता है कि इसे अभी थोड़ी और देर अंदर सड़ने दो। इसके बाद हम पास्ट में एक औरत को देखते हैं जो लकड़ियां बटोर कर जा रही थी। तभी कोई उसे पत्थर से कुचलकर मार डालता है और हमें पता चलता है कि ये 5वीं विक्टिम थी। फिर प्रेजेंट में रमाकांत उसी औरत के पति से बात कर रहा होता है और उसका पति बताता है कि जब मैं कलावती को ढूंढने गया था तब सब लोगों ने बताया कि वो पुलिया के नीचे है, लेकिन हम वहाँ गए तो वहाँ खून था पर मेरी बीवी नहीं थी। उसके बाद कलावती हमें इसी मंदिर के पास मिली थी। फिर वो आदमी कहता है कि शायद मेरी बीवी पर किसी देवी का प्रकोप हुआ है, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि हम हर सोमवार पर बकरा काटेंगे, लेकिन पैसा न होने के कारण हम बकरा काट नहीं पाए और मन्नत फालतू व्यर्थ हो गई, इसलिए मेरी बीवी देवी के प्रकोप से मारी गई। जो सुनकर रमाकांत उस पर भड़क जाता है कि ये सब फालतू की बातें मत करो, लेकिन वो आदमी तो उल्टा रमाकांत को सुनाकर चला जाता है। इसके बाद हम एक दूसरे विक्टिम के पिता के पास रमाकांत को देखते हैं, जो बताता है कि मेरी बेटी छोटी सी दुकान लगाती थी और जब वो घर आ रही थी तब 2 लोग उसे उठाकर ले गए थे और उन्होंने ही उसे मार डाला। फिर हमें 2 दिन बाद लाश मिली थी। इधर हम उत्तम राव को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ रुक्मणी कहती है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ये पुलिस वाले हमारे धंधे को खराब कर रहे हैं। तभी कमली को एक बच्चा खेलने के लिए बुलाता है और वो चली जाती है। फिर यहाँ रमाकांत अपने साथियों से कहता है कि ये मर्डर बहुत ही खतरनाक है और हमें उस शंकर पर नजर रखनी होगी। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास एकदम से कोई डरावने मास्क वाला आदमी आता है और वो डर जाती है। मई थाने में अब रमाकांत सीधा काचू पाकू के पास आता है और वो उससे पूछने लगता है कि ये गुड़िया तूने ही मेरे बेड के नीचे रखी थी ना, जिस पर काचू पाकू मना कर देता है और कहता है कि मैं कोई अकेला तांत्रिक नहीं हूँ, इस गाँव में मेरे जैसे कई और भी हैं, और वो रमाकांत को उन लोगों की लिस्ट दे देता है। तभी रमाकांत पूछता है कि तू परांजे से मिला हुआ है क्या, लेकिन काचू पाकू मना कर देता है कि उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इधर गाँव में हम उसी मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो बच्ची को लेकर भाग रहा था और बच्ची के शोर करने पर गाँव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ थाने में काचू पाकू से अभी भी रमाकांत पूछताछ कर रहा था और काचू पाकू बताता है कि उत्तम राव ने बहुत पहले मुझे कहा था कि खजाना ढूंढना है, और ये बात उत्तम राव को उसकी माँ ने बताई थी जो कि उल्टा पैदा हुई थी। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो भी उल्टा पैदा होता है उसके सारे सपने सच होते हैं, और उत्तम राव की माँ के सपने में अक्सर सोने का घड़ा आता था, इसलिए उत्तम राव ने मुझे इस खजाने का पता लगाने के रिचुअल को करने के लिए कहा था। तब रमाकांत कहता है कि इस गाँव वालों का मानना है कि ऐसे खजाने का पता लगाने के लिए नरबली देनी पड़ती है, तो क्या उत्तम राव ने वो किया था जिस पर काचू पाकू मना कर देता है। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वो बताता है कि मैंने उत्तम राव के लिए बस एक पूजा की थी। असल में रुक्मणी बाई को पीरियड्स नहीं आते थे, जिससे वो कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसे में मैंने पीरियड्स आने के लिए पूजा की थी, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इधर हम उसी मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो लड़की को एक पेड़ के पास लाकर कहता है कि मैं हूँ धारिया बुआ और मैंने अब तक 7 लोगों को मारा है। फिर वो उसे चाकू मारकर भाग जाता है। यहाँ अब रमाकांत जब लापू चापू को टॉर्चर करने की बात करता है तो वो ये कबूल करता है कि मुझे तो कोई तंत्र मंत्र आता ही नहीं है, मैं तो बस पैसों के लालच में गाँव वालों के सामने झूठा तंत्र करके दिखाता था और लोग सच मान लेते थे। ऐसे में मैंने इसे पैसा कमाने का धंधा बना लिया। अब ये सब सुनकर रमाकांत सीधा जाकर बाकी पुलिस वालों को बता देता है और ये लोग श्योर हो जाते हैं कि काचू पाकू खूनी नहीं हो सकता। साथ ही रमाकांत वकटकर को उन तांत्रिकों की लिस्ट देता है जिनका नाम काचू पाकू ने बताए थे कि तुम इनका पता करके बताओ। तभी वहाँ पर दामोदर आकर बताता है कि एक बच्ची पर हमला हुआ है और हमें पता चलता है कि उस मास्क वाले ने बच्ची को मारा नहीं था। यहाँ रमाकांत अब बच्ची से पूछता है कि मास्क वाले ने क्या कहा, तो लड़की धारिया बुआ का नाम लेती है और फिर आगे कुछ बोल नहीं पाती। तब रमाकांत वो मास्क वाला कहाँ गया उस दिशा में पुलिस वालों को जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे गाँव में कर्फ्यू लग गया है कि कोई भी बाहर ना घूमे, जान का खतरा है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने वही मास्क वाला आदमी आ जाता है और यही सीन कट होता है। फिर अगले दिन हम एक पहाड़ी पर देखते हैं जहाँ एक आदमी को लाश मिलती है और वहाँ गाँव इकट्ठा हो जाता है। तब वहाँ रमाकांत आता है और वकटकर बताता है कि इस बार कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का मरा है। वहीं ये सब देखकर सामग्री को उल्टी होने लगती है। उसी समय
वहाँ सीआईडी ऑफिसर आते हैं जो बताते हैं कि होम मिनिस्टर के ऑर्डर है कि ये केस सॉल्व होने में काफी समय लग रहा है, इसलिए आपको मुंबई वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ और भी केस पेंडिंग है। तब रमाकांत कहता है कि मुझे 5 दिन और दे दो, मैं कैसे भी करके ये केस सॉल्व करूंगा। इधर हम उसी मास्क वाले आदमी को एक घर में घुसते हुए देखते हैं और वो जैसे ही उस आदमी को मारने वाला था तभी वो आदमी मास्क वाले पर हमला कर देता है और वहाँ बाकी लोग उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ दामोदर भी पहुँच जाता है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सबने मास्क वाले को पकड़ लिया है और ये मास्क हटाकर देखते हैं तो वो तुक्या निकलता है। अब तुक्या को थाने में लाकर दामोदर पूछताछ करना शुरू करता है और उसके कुछ न कहने पर वो उसे पीटने वाला होता है, लेकिन तभी रमाकांत आकर उसे रोक देता है और फिर वो खुद तुक्या से पूछने लगता है कि तुम ये मास्क लगाए क्यों घूम रहे थे। तब भी तुक्या कुछ नहीं बोलता और रमाकांत चुपचाप चला जाता है। इधर एक कांस्टेबल लड़के को लेकर आता है जिसने कल ही अपने भाई की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी और यहाँ वो लड़का देखकर पहचान लेता है कि ये तो उसका भाई कोंडिया है जो मारा जा चुका है और ये देखकर वो लड़का बुरी तरह रोने लगता है। इधर रमाकांत नवादे को बुलाता है और कहता है कि तुम फिर से जाओ और उस शंकर से सच उगलवाओ चाहे जैसे। मैया दामोदर कोंडिया के भाई से पूछता है कि तेरी माँ कहाँ है और वो बताता है कि वो तो जेल में है जो सावित्री बाई के साथ काम करती थी जिनका नाम शेषा बाई है। तब दामोदर को याद आता है कि इसने तो दारू के भट्टे का इल्जाम अपने सर पर लिया था। फिर वो लड़का बताता है कि मैंने कोंडिया को आखिरी बार सावित्री बाई के पास देखा था और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ सावित्री कोंडिया पर भड़क रही थी कि तेरे कारण मेरी बकरी गायब हो गई, अब तो ही उसे कैसे भी ढूंढ के ला। और कोंडिया रोता हुआ बकरी ढूंढने चला जाता है। तभी प्रेजेंट में वहाँ पर कोंडिया का मामा आता है और कांस्टेबल दामोदर को बताता है कि ये तो तमराव का सबसे खास आदमी है और यहाँ दामोदर को शक होने लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इधर थाने में वो टीचर आ जाती है कि आप लोगों ने तुक्या को फालतू में बंद रखा है। तब रमाकांत उससे बात करता है और सब कुछ बताता है। ये सुनकर टीचर कहती है कि मैं एक बार बात करके देखूं, क्या पता वो शायद मुझे कुछ बता दे। तब रमाकांत उसे परमिशन दे देता है, साथ ही वो उसे चिट्ठी भी देता है जो दूसरे मर्डर के बाद आई थी कि ये दिखाकर पूछना शायद उसे इसके बारे में कुछ पता हो। तभी वहाँ दामोदर आता है जो उसे अपनी थ्योरी बताता है कि ये सावित्री बाई मुझे खूनी लग रही है। ये सुनकर रमाकांत को भी आइडिया आता है। इसके बाद वकट कर सीधा सावित्री से पूछताछ करने जाता है कि कोंडिया आखिरी बार तेरे साथ ही देखा गया था, जिस पर सावित्री वकटकर को ही सुनाने लगती है और वकटकर चला जाता है कि सबूत मिलेगा तो जरूर आऊंगा। फिर वकटकर के जाते सावित्री टेंशन में आ जाती है। अब ऐसा क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। इधर थाने में तुक्या से टीचर पूछती है कि तूने लड़की को क्यों उठाया था, जिस पर तुक्या कोई भी जवाब नहीं देता। फिर टीचर उससे कहती है कि तू जरूर किसी को बचाना चाहता है ना, और वो उसे वही चिट्ठी पढ़कर भी बताती है, लेकिन तुक्या फिर भी कुछ नहीं बोलता। इधर उत्तम राव सीधा सावित्री के घर पर आता है और वहाँ लोगों से कहता है कि हम दारू की भट्टी लगाएंगे, जिस पर सावित्री मना करने लगती है, लेकिन उत्तम राव उसे चाटा मार देता है। इधर टीचर को तुक्या ने कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को शंकर से नवादे आकर मिलता है और उसे दारू ऑफर करता है। इसके बाद वो बातों ही बातों में उससे सच पूछने लगता है कि खून कैसे हो रहे हैं। इस पर शंकर रोता हुआ कहता है कि मैंने एक भी लड़की को नहीं मारा, बल्कि मुझसे तो और भी बड़ा पाप हुआ है जो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर वो नशे में झूमने लगता है और नवादे पूछता है कि ये खून कर कौन रहा है, जिस पर शंकर नशे में कहता है कि ये उस गणपत से पूछो। ये कहकर वो सो जाता है। इसके बाद ये बात आकर नवादे सीधा रमाकांत को बताता है कि वो किसी गणपत का नाम ले रहा था और हो सकता है कि ये दूसरे गांव का गणपत साल्वे हो। फिर अगले दिन वकटकर सीधा गणपत साल्वे के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी बीवी कहती कि वो तो काफी समय से गायब है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो जिंदा है भी या नहीं। जो सुनकर वकटकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रात को रमाकांत जब कुछ काम कर रहा था तभी उसके पास दामोदर आकर बताता है कि कोंडिया के खून के बारे में पक्की खबर मिली है और ये दोनों चले जाते हैं। फिर एक जगह एक आदमी बताता है कि सर मेरे पास कोंडिया की मौत का गवाह है, जो कि एक बच्चा निकलता है। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में दामोदर उसी बच्चे को बड़े प्यार से समझा रहा था कि जो भी आपने देखा हो वो बता दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। वही रमाकांत एक पुलिस वाले से पूछता है कि तुम्हें ये लड़का कहाँ से मिल गया, तो वो बताता है कि जिस दिन कोंडिया की लाश मिली थी तब मैंने सावित्री बाई को इस लड़के से कहते हुए सुना था कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी को कुछ मत बताना, इसलिए मैं इसे मिलकर उसे यहाँ ले आया। तब रमाकांत दामोदर से कहता है कि अब तुम उस लड़के को सीधा गेस्ट हाउस ले चलो और उसकी माँ को भी बुला लो, और अब से उस लड़के बाबू की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि कुछ लोग बाबू के पीछे भी जरूर पड़ेंगे। इसके बाद हम गेस्ट हाउस में बाबू की माँ को देखते हैं जो कह रही थी कि साहब मेरे बेटे को जाने दो, लेकिन रमाकांत कहता है कि बाबू की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए ये यहाँ रहे तो अच्छा होगा, आपका जब मन करे आप मिलने आ जाना। इधर टीचर के पास सावित्री की बेटी कमली पढ़ रही होती है। तब सावित्री उसे घर ले जाने आती है और कमली के जाने पर टीचर देखती है कि उसकी नोटबुक तो यहीं रह गई, इसलिए वो उसे अपने पास ही रख लेती है। फिर यहाँ जब
बाबू की माँ को पुलिस उसके घर के पास छोड़ती है तो ये सब सामिद्री देख लेती है और वो उससे पूछने लगती है कि ये बाबू कहाँ गया, जिस पर वो उसे गालियाँ भी सुनाती है। इसके बाद हम बाबू को देखते हैं जिसे रमाकांत खाना खिलाता है और फिर उससे बातों बातों में सच पूछने लगता है कि आखिर तुमने उस दिन देखा क्या था। तब बाबू बताता है कि जब मैं घर जा रहा था तो मुझे कोंडिया मिला और उसने बताया कि सामिद्री की बकरी खो गई है और वो मुझे ढूंढ कर लानी पड़ेगी। फिर जब मैं वहाँ से आगे जाने लगा तब मैंने सामिद्री बाई को दो आदमियों के साथ देखा जिन्हें मैं नहीं जानता। हालांकि सामिद्री बाई ने मुझे देखते ही पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया, जिसके बाद वो दोनों आदमी गए और उन्होंने कोंडिया को जान से मार डाला। साथ ही सामिद्री बाई ने मुझे धमकी दी कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो वो मेरा यही हाल करेंगी, इसलिए मैं डर के मारे चुप हो गया। फिर रमाकांत बाबू से कहता है कि जैसा तुमने मुझे बताया वैसा ही कल मजिस्ट्रेट को बता देना और सब सही हो जाएगा। इधर सामिद्री बाबू की माँ को रुक्मणी बाई के पास लाती है और बताती है कि बाबू को रमाकांत के पास रखा गया है। तब रुक्मणी उसे जाने के लिए कह देती है और फिर वो सामिद्री बाई पर भड़कने लगती है कि तूने उसी दिन बाबू को क्यों नहीं मारा, यानी ये सब मिले हुए हैं। जिस पर सामिद्री कहते कि वो तो अपनी जात का था इसलिए, लेकिन रुक्मणी सामिद्री को डांट कर भगा देती है कि तेरे कारण हम सब फंसेंगे। अब सुबह होते ही रमाकांत थाने जाने लगता है और एक कांस्टेबल से कहता है कि बाबू को सोने दो, जब वो जाग जाए उसे नाश्ता खिला देना। फिर हमें मजिस्ट्रेट ऑफिस जाना है। इधर थाने में रुक्मणी बाई तुक्या से मिलने आती है और तुक्या कहता है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, जिस पर रुक्मणी बाई उसे धमकी भी देती है कि अगर तू बता भी देगा तो तेरे ही परिवार को दिक्कत होगी। तभी वहाँ रमाकांत आता है और रुक्मणी बाई जाने लगती है। फिर जब गेस्ट हाउस पर कांस्टेबल चेक करता है कि बाबू उठा या नहीं तो उसके रूम के खिड़की के सरिये मुड़े हुए थे और बाबू गायब था, यानी कोई उसे उठा ले गया। अब ये पता चलते ही रमाकांत पूरी पुलिस फोर्स के साथ बाबू को ढूंढने निकल पड़ता है और हर जगह छानबीन करने के बाद भी उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। फिर जब रमाकांत अपने थाने में बैठा होता है तो वकट कर कहता है कि ये गणपत साल्वे कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा। इधर टीचर जब कमली की नोटबुक उसे देने जा रही थी तब वो उसमें कुछ पढ़ती है और उसमें वो कुछ ऐसा देख लेती है जो बताने वो सीधा थाने आ जाती है। फिर वो रमाकांत को कमली की नोटबुक दिखाकर बताती है कि ये सेम हैंडराइटिंग तो उस लेटर पर थी जिसमें वार्निंग दी गई थी, यानी सामिंद्री ने ही दूसरे मर्डर से पुलिस को आगाह होने के लिए कहा था। अब टीचर जाकर फिर से तुक्या से सवाल करने लगती है कि कुछ तो बता दो, इस मर्डर के पीछे कौन हो सकता है। तब तुक्या घुमा फिरा कर उत्तम राव के भाई की बात बताता है, जिसके बारे में पता चलते रमाकांत उत्तम राव के भाई पर आता है और पूछता है कि अब आप अपने भाई के खिलाफ अखबार में कुछ नहीं लिखते, ऐसा क्यों? शायद आपका जमीन का मसला हल हो गया। तभी एक आदमी कमरे से बाहर निकलता हुआ दिखता है और रमाकांत जबरदस्ती उस कमरे में जाता है तो वहाँ इन लोगों ने बाबू को पकड़ के रखा हुआ था। वहीं एक कमरे में इन लोगों को दो आदमी मिल जाते हैं जिन्होंने कोंडिया का खून किया था, यानी ये केस सॉल्व होने वाला है। इसके बाद सामिंद्री से मिलने रमाकांत पहुंच जाता है और वो बताता है कि कोंडिया का खून करने वाले दोनों आदमी पकड़े गए हैं, इसलिए अब तो सच बता दो। लेकिन सामिंद्री तो बात घुमाने लगती है, जिस पर रमाकांत कहता है कि अपनी बेटी के बारे में सोचो, तुम जेल चली जाओगी तो इसका ध्यान कौन रखेगा? अगर तुम सच बताती है तो कमली को अच्छी शिक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन इसके बावजूद सामिंद्री कहती है कि कोंडिया का मर्डर मैंने ही करवाया था और बाकी के मर्डर किसने किए वो मुझे नहीं पता। तब पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। वहीं रमाकांत भी कहता है कि ये केस तो सॉल्व नहीं हो पाया, पर कल मुझे मुंबई निकलना होगा, अब ये केस बंद कर दो। फिर रात को रमाकांत अपना सामान पैक कर रहा होता है और वो खुद से काफी निराश था कि काश में केस सॉल्व कर पाता। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में रमाकांत अपने घर आ जाता है और फिर सीधा बेड पर जाकर सो जाता है। फिर जब रमाकांत उठता है तो उसकी बीवी बताती है कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। अब रमाकांत पुलिस स्टेशन आता है तो उसका जूनियर उससे पूछता है कि आप तो सर्कल आने वाले थे, तो गांव में ऐसा क्या हो गया जो आपको रुकना पड़ा? तब रमाकांत बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है। रात को जब रमाकांत अपना सामान पैक कर रहा था तभी उसके पास पुलिस वाले आते हैं और बताते हैं कि आपको सामिंद्री बाई ने बुलाया है कुछ बताने के लिए। फिर सामिंद्री के पास जब ये जाते हैं तो वो कहती है कि मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन मेरी बेटी की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, जिस पर रमाकांत मान जाता है। तब सामिंद्री बताते कि ये सब रुक्मणी बाई और उत्तम राव के बेटे जयंत के झगड़े से शुरू हुआ था, जहाँ गुस्से में जयंत ने रुक्मणी को बिना औलाद के कह दिया था और ये बात रुक्मणी को काफी बुरी लगी थी। फिर एक दिन गणपत साल्वे नाम का तांत्रिक रुक्मणी के पास आया और उसने वादा किया कि वो तंत्र विद्या से रुक्मणी को माँ बना सकता है, जिसके बाद से मर्डर होने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर आगे सामिंद्री बताते कि ये सब मुझे सोपना से पता चला था जो मुझे प्यार करता है और वो मुझे सब बताता भी है। ये सोपना वही है कोंडिया का मामा। अब पास्ट में सोपना सामिंद्री को बताता है कि गणपत सबसे पहले रुक्मणी बाई के पीरियड्स की पूजा कर रहा है ताकि बच्चा हो पाए। ये सब सुनकर वकड़ कर पूछता है कि ये गणपत साल्वे कहाँ मिलेगा और सामिंद्री उसका पता बता देती है, जिसके बाद जाकर ये लोग गणपत साल्वे को उठा लेते हैं। फिर रमाकांत गणपत को काफी बुरी तरह से डराता है और उसे सच उगलने के लिए कहता है। गणपत कहता है कि मैं तो साहब दूसरे गांव का हूँ, लेकिन उस काचू पाकू के कारण इस गांव में मुझे
मुझे लोग पूजा करने के लिए नहीं बुलाते थे, इसलिए वो शंकर है ना, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है जो कि उत्तम राव के यहाँ काम करता था। एक दिन उसने बताया कि उत्तम राव की बीवी बच्चे के लिए तड़प रही है और यहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं रुक्मणी बाई के बच्चा पैदा करने के लिए पूजा करूं, जिससे इनके गांव में मेरा नाम होगा और मैं और भी पैसा कमा पाऊंगा। हालांकि यहाँ गणपत को भी कोई तंत्र विद्या नहीं आती थी, वो भी बस काचू पाकू की तरह झूठा तांत्रिक था। गणपत आगे बताता है और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ गणपत ने शंकर से कहा था कि जैसा मैं करने को कहूंगा वैसा ही करना, और गणपत ने रुक्मणी बाई के पीरियड्स आ जाएं इसकी पूजा रखी थी। फिर पूजा के दौरान ही गणपत कहता है कि यहाँ पर एक आत्मा है जो कुछ बताना चाहती है, और फिर वो शंकर को चुनता है ताकि वो आत्मा उसमें प्रवेश कर सके। अब शंकर को गणपत ने पहले ही ये सब करने को कहा था, तो तुरंत शंकर एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मैं मुंजिया हूँ जो सी पीपल के पेड़ पर रहता हूँ और मुझे एक कुंवारी लड़की का खून चाहिए, तभी मैं खुश हो जाऊंगा। साथ ही मेरी पीपल के पेड़ पर रोज पूजा करनी पड़ेगी। जो सुनकर रुक्मणी बाई मान जाती है कि मैं माँ बनने के लिए कुछ भी करूंगी। इसके बाद उत्तम राव तो मना कर देता है कि मैं किसी भी लड़की की बलि देने नहीं दूंगा, लेकिन रुक्मणी सोपन और उसके साथी से कहकर एक कुंवारी लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून लाने को कहती है, जिसके बदले में इन्हें 15 रुपए और एक बोतल शराब मिलती है और ये दोनों जाकर पहला मर्डर कराते हैं। वहीं जब ये बात सामिद्री को सोपन बताता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि रुक्मणी पागल हो गई है, पर वो उसकी बहन थी इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती। साथ ही सोपन बताता है कि जो मेरे साथ आदमी गया था उसने तो लड़की को मारकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। अब प्रेजेंट में रमाकांत कहता है कि तू सिर्फ मानवत गांव में फेमस होना चाहता था, इसलिए तूने ये नाटक करवा दिया। जिस पर गणपत कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं बस एक पूजा करके चला जाऊंगा क्योंकि उत्तम राव कभी कोई खून नहीं करवाएगा, लेकिन रुक्मणी बाई ने तो सच में एक लड़की मरवा दी और मुझे बुलाकर उसका खून मेरे हाथ में दे दिया, जो देखकर मेरे भी होश उड़ गए थे। पर अब मुझे दूसरी पूजा भी करनी पड़ी ताकि इन लोगों को मुझ पर शक न हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वही गणपत ने सोपन को आइडिया दिया था कि लड़की को मारने के बाद उस पत्थर के पास फेंक दिया करना ताकि वो पत्थर देव भी खुश रहें। असल में ये सब गणपत बस अपने मन से बातें बना रहा था ताकि उत्तम राव और बाकी सब यही समझे कि वो सच में काफी बड़ा तांत्रिक है। फिर इस पूजा को किए 1 महीने बीत जाते हैं, लेकिन रुक्मणी बाई को पीरियड्स नहीं आते, जिसके बाद वो गणपत को बुलाकर उसे खूब सुनाती है कि तू पैसा तो ले गया पर मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। तब गणपत कह देता है कि शायद एक बलि से बात नहीं बनेगी, इसलिए सोपन और उसका साथी जाकर दूसरी कुंवारी लड़की को मारकर उसका खून ले आते हैं, पर 2 बलि देने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। फिर एक दिन उत्तम राव खुद गणपत को बुलाता है और उसे डांटने लगता है कि तेरे चक्कर में हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, ये रुक्मणी को कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा। जिस पर गणपत अखबार में देखता है कि पहले मर्डर की खबर आई थी जिसमें लिखा था कि उस बच्ची का रेप भी किया गया है। ये देखकर वो कहता है कि मैंने तो कहा था कि कुंवारी लड़की का खून लगेगा, पर वो कुंवारी कहाँ रही, शायद इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि आपकी माँ तो उल्टा पैदा हुई थी ना, जिसे खजाने के सपने आते हैं, और मुझे लगता है कि वो खजाना इसी पीपल के पेड़ के नीचे है और मुंजिया उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए हमें वो खजाना बाहर निकाल कर मुंजिया को आजाद करना होगा, जिससे रुक्मणी बाई की गोद भर जाएगी। तब ये सुनकर उत्तम राव खजाने के लालच में आ जाता है। फिर प्रेजेंट में सामिद्री बताती है कि वहाँ गणपत ने कहा था कि अब हमें 11 औरतों की बलि देनी होगी, जिससे खजाना भी मिल जाएगा और मुंजिया भी खुश हो जाएगा। जिसके बाद मैंने वो खत पुलिस को भेजा था ताकि वो जांच करके कत्ल को रोक सके, पर उस परांजे ने कोई एक्शन नहीं लिया और खजाने और बच्चे की चाह में उत्तम राव ने औरतों को भी मरवाना शुरू कर दिया। इसके बाद रमाकांत सीधा गणपत पे आता है कि जब तूने पहले कत्ल देख लिया था तो उसे रोका क्यों नहीं। जिस पर गणपत कहता है कि मुझे तो बस पैसा चाहिए था क्योंकि मेरी बेटी बीमार रहती है, बाकी लोगों की जान से मुझे क्या मतलब। फिर रमाकांत पूछता है कि तुमने चौथे मर्डर में विक्टिम की गर्दन क्यों कटवा दी थी। जिस पर गणपत कहता है कि जब कोई फायदा नहीं हो रहा था पूजा का तो मैं एक कदम और आगे बढ़ गया और चौथी औरत की गर्दन को लाकर पेड़ के आगे पूजा करने का ढोंग किया, जिससे उत्तम राव ने मुझे और भी पैसे दिए। उसे लगा कि जल्द ही उसका काम हो जाएगा। ये सुनते ही पकड़कर गणपत के चाटा लगा देता है कि तू कितना गिरा हुआ आदमी है, और रमाकांत पूछता है कि फिर क्या हुआ। जिस पर गणपत बताता है कि जब चौथे मर्डर के बाद उत्तम राव रुक्मणी को पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं तो जाकर छुप गया, लेकिन इसके बावजूद 3 मर्डर और हो गए। अब वो किसने करवाए ये मुझे नहीं पता। इसके बाद रमाकांत सामिद्री से जाकर आगे मर्डर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि जब पुलिस ने उत्तम राव और मेरी दीदी को जेल में डाला तो रुक्मणी ने सामिद्री से कहा कि तुम्हें कत्ल करवाओ ताकि लोगों का हम पर से शक हट जाए कि हम तो जेल में हैं, तो कत्ल कोई और ही करवा रहा है। तब सामिद्री अपनी बहन की बात मानकर सोपन से कहती है कि एक और मर्डर करना है, पर पुलिस के डर से उसने मना कर दिया। जिसके बाद सामिद्री तुक्या को लेकर रुक्मणी से मिलवाने आई और रुक्मणी ने उसे जबरदस्ती ये खून करने को कहा, वरना वो उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। तब तुक्या ने लगातार 5वीं, 6वीं और 7वीं विक्टिम को मार दिया। जिसके बाद रुक्मणी और उत्तम राव से पुलिस का शक हट जाता है और वो अपने घर लौट आते हैं। फिर सामिद्री बताते हैं कि जब हम एक दिन खाना खा रहे थे तब रुक्मणी ने कहा कि अब तक जितने भी खून हुए हैं वो औरतों और लड़कियों के थे, इसलिए हमें एक लड़के को भी मारना पड़ेगा, वरना लोगों को तो यही
लगेगा कि ये कोई काला जादू वाली बात थी। इसलिए उत्तम राव कोंडिया की तरफ देखकर कहता है कि ये लड़का भी मर जाए तो चलेगा, और अगर सावित्री ने ऐसा नहीं किया तो कमली की जान भी जा सकती है। जो सोचकर कमली कोंडिया को बकरी ढूंढने भेज देती है और फिर 2 आदमियों को पैसे खिलाकर उसे मरवा देती है। फिर रमाकांत पूछता है कि ये सब तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया, जिस पर सावित्री कहते कि मुझे आज अकल आई और मेरी बेटी कमली के लिए मैं कुछ भी करूंगी, क्योंकि उसने उस घर में वो सब देखा है जो मैंने अभी आपको बताया। जिस पर रमाकांत उसे ये सब कोर्ट में बताने के लिए कहता है और ये केस सॉल्व हो जाता है। फिर उत्तम राव और रुक्मणी को उम्र कैद की सजा हो जाती है और वही सोपड़ा और बाकी मर्डर करने वाले लोगों को फांसी दे दी जाती है और सावित्री को भी कुछ सालों की जेल हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि कमली को रमाकांत ने अपने पास रख लिया था। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।